0.8, गायत्री 0.6। देखो उसके लिए हमें पहले cos 45 देखना पड़ेगा, कितना है cos 45? 0.7। उसके बाद में cos 60 कितना है? तो 0.7 एंड 0.5 के इन बिटवीन चाहिए, कितना आएगा? 0.6। तो इस तरह से कोई भी अप्रोक्सीमेट रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ में ऐसे नंबर आएंगे तो डरना नाही, उससे आपल्याला सगळं काही येतं, आपण सगळं करू शकतो। कळालं? फक्त काय आहे? नहीं हार्डवर्क नहीं, इट रिक्वायर्स टाइम। कळालं ना? टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एडिशन होता जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं एक ट्रायंगल दे रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, ये साइड है 4 और मुझे x एंड y चाहिए। नहीं क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो हमारा पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। अगर x चाहिए मुझे तो x एडजेसेंट या अपोजिट है? एडजेसेंट। तो कौन सा थीटा होगा एडजेसेंट के लिए? cos थीटा। तो cos 37 इक्वल टू क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस x बाय वाई। बट यहाँ पे x एंड y दोनों भी अननोन है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आंसर नहीं मिलेगा। साइन थीटा के लिए जाते हैं तो साइन 37 क्या होगा? 4 बाय वाई। अब साइन 37 अप्रोक्सीमेट फाइंड कर सकते हैं या नहीं? कितना आएगा? साइन 30 0.5 है, साइन 45 0.7 है, कितना आएगा? 0.6 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया 0.6 इक्वल्स टू 4 बाय वाई। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 4 अपॉन 0.6। ये डिवीजन कर सकते हैं, करो फिर। हाँ 15, हे कुठल्या शाळेतलं डिव्हिजन बेटा? 4 अपॉन 0.6। पहले हम क्या लिखेंगे इसको? 40/6 कर देंगे। अब एकदम इजी हो गया, करो अब। तो 15 कहाँ से लेके आया था तू? 6 पॉइंट, समझ में आ रहा है ना? ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? नहीं, अप्रोक्सीमेशन है, बट ये 37 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा था उसके एप्लीकेशन आगे हमें इसे ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए भी यूज करनी है। अब यहाँ से x चाहिए मुझे। अब cos 37 फाइंड करना पड़ेगा। cos 30 0.5, cos 45 नहीं, cos 30 0.86, cos 45 0.7। तो 37 कितना आएगा? 7 एंड 86 के बीच में 0.6 नहीं ना, 7 एंड 86 के बीच में 0.6 आता है क्या? नहीं, 75 या फिर 80। ठीक है, 0.7 लेते, चलो 75 इक्वल टू x मालूम नहीं है, y अभी फाइंड किया था, कितना था y? 6.6 था। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आता है, करो फिर। फोर 4.95। देखो इसको भी डायरेक्ट कभी नहीं करना है, ठीक है ना? हम क्या करते हैं, एमसीक्यू जब सॉल्व करते हैं, अभी करते हैं डायरेक्ट, जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम क्या होता है, वहाँ पे एक चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है? देखो कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो एक रूल मैं बोल रहा हूँ, उसको हमेशा से याद रखना है हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हमें कभी भी फाइंड नहीं करना है। कळालं मी काय सांगतोय? किसी भी एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हमें कभी भी फाइंड नहीं करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उसमें से एक पहले से करेक्ट है। मी काय बोलतो कळतं है ना? थोड़ा थोड़ा हळूहळू बोलतो, हळूहळू विचार करा, ठीक है? किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हमें कभी भी फाइंड ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन दिए ना, उसमें से एक पहले से करेक्ट है। तो
तो हमारा काम होता है कि वो करेक्ट कौन सा है ये फाइंड करना, एंड इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेशन हेल्प करती है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितने लोगों ने किया है? सबने किया भी नहीं, कष्ट पडणे घेतले तेवढे, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आया? इन प्रोसेस नहीं है, आ गया आंसर, आ गया, ठीक है। 1 बाय 1 आंसर देखते, कितना है बेटा आपका आंसर? 4.5, ओके 4.5 सेम आंसर। अरे नेक्स्ट, स्कूल सेम होते त्यामुळं अभी 49.50, नेक्स्ट 49.50, पार्थ 4.95. हे शाळा वेगवेगळ्या असल्यामुळे काय फरक पडतो ते लक्षात येतं आपल्या. रितेश 49.3, तर लयच भारी शाळा होती मग. 49.3. और कौन है? स्वामी 4.95, मतलब सेम आंसर 4.95. तुझं पण 4.95. गायत्री बरं. श्रुती कष्टच नाही घेतले का बरं? विसरली का मल्टिप्लिकेशन? विसरली? बरं. तुझं आंसर श्रावणी 4.95. तो पहली बात देखो, ये जो 49 वाले कैंडिडेट है ये पहली फुर्सत में निकल जाओ, ठीक है ना. तुम्हारा आंसर एकदम रॉन्ग है. क्यों ऐसे? सरल सरल है. 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 6 आता. ये तो 1 से भी छोटा नंबर है ना, तो 6 की वैल्यू और कम होगी, डायरेक्ट 49 कैसे बनेगी, ठीक है. अब इसको छोड़ के बाकी जो आंसर है 4.5 है, 4.9 है, ये चल जाएंगे क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए, ठीक है. तो मैं ऐसे करता हूँ कि इस मल्टीप्लिकेशन को मैं कभी भी एग्जैक्ट नहीं करता, और आपको भी धीरे धीरे, एक दिवसात नहीं, धीरे धीरे वही आदत लगानी है, ठीक है. ये कौन है? 6.6, इसको डायरेक्ट 6 ले लो. ये कौन है? 0.75, इसको डायरेक्ट 7 ले लो, या फिर 8 ले लो. एक को कम लिया, दूसरे को ज़्यादा ले लो. क्या 6.6 को 7 लिया तो इसको 7 ले लो, फिर एक ही होता है. एक को कम किया, एक को बढ़ा दो. बट ये 8 मतलब कौन से 8 है? 0.8. 6 × 8 48. एक डिजिट के बाद डेसिमल था, हो गया 4.8. समझ में आ रहा ना? एवढा डोक्याला त्रास द्यायचाच नाही आहे. कारण तुम्ही लक्षात घ्या, 1 मिनट भी नहीं हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड आपने इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए पूरे 2 मिनट लिए, जिनके आंसर आए. 2 मिनट के बाद भी आंसर कैसे आ गए? 49.3. समझ में आ रहा है ना? तो इतना टाइम है नहीं, एंड इससे भी कम टाइम में अगर आंसर करेक्ट कैलकुलेट करना है तो हमें इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल राइट डाउन नेक्स्ट 2.7 इंटू 2.7 इंटू 0.5 3. 0.5 को चेंज किया मैंने अभी. 0.5 1.35. ओके 1.35 का 13 अभी 13.5 नहीं 1.35 1.53 35 क्यों 53. देखो बोर्ड पे ये 2.7 है, विचार न करता इसको डायरेक्ट 3 ले लो. 0.5 है, इसको 0.5 ले लो, तो आपका आंसर कहीं पे भी घूम फिर के इसके आसपास ही आने वाला है. 1.5 0.5 ले लो या फिर 0.53 ले लो, उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. 0.5 आपको सॉल्व करने के लिए इजी लग रहा था, 53 लिख दिया, कुछ लोगों ने काम रोक दिया. एवढे अवघड करायचीच नाही आपल्याला, बट उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो ये बस अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा, बट एग्जैक्ट करना है तो 5 के साथ 3 आ गया, मतलब टाइम डबल हो गया, ठीक है. नेक्स्ट 3.999 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 800. ये नॉर्मल हर एक क्वेश्चन के स्टेप्स, ये समझ में आ रहा है? ये फाइनल क्वेश्चन नहीं, स्टेप्स आती है इंटर बिटवीन. तो सबसे पहले फिजिक्स में स्कोर करने के लिए आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी एंड स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. एक बार ये हो गया, फिजिक्स बहुत इजी है. मैं फिजिक्स अवघड जाण्याचं रिझनच हे आहे की कॅल्क्युलेशनमध्ये प्रॉब्लेम असतो. .001 गुड. देखो रूल क्या बोल रहा हूँ मैं, 3.999 है, यहाँ में डायरेक्ट 4 दिखते हैं. 4 × 16 6.4. 800 को हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, तो 100 मतलब ये +2 आ गया.
अब 6.4 अपॉन 8 मतलब 0.8 प्लस 2 पर जाके -2 मतलब ये आ गया 0.008। कितने लोगों का सेम था आंसर? नो वन। फिर से सॉल्व करो चलो। इकडे ठेव। 1.6 ला तसं ठेवायचं, कारण हे बघ 4 जर घेतलं 16 4 जा 64, 64/8 आ रहा है तो कैंसिल हो सकते हैं इसलिए, क्योंकि इसको अगर हमने 1.5 लिया तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। $8.000। अब जिनका डेसिमल शिफ्टिंग का थोड़ा सा आइडिया क्लियर नहीं उनको प्रॉब्लम। 0.08 पार 0.008 0.008 0.08 8 0.8। अरे थांबा, तसं नसतं बेटा, 0 पॉइंट ऐसे थोड़ी बोलते, 0.8 0.008 करेक्ट आंसर। देखो क्या करना था, 3.999 था, 4 लिया, 4 इंटू 1.6 6.4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6.4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। डेसिमल शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट हुआ मतलब 10 की पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 800 था, 8 मतलब क्या बनेगा 8 इंटू 10 की पावर +2। अब 8 8 64 तो कितना आ रहा है 8, -1 पहले से था, +2 पर जाके -2 तो कितना हुआ ये -1 -2 यानी -3। तो डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो 0.008। हॅलो तर करेक्ट हे सांगितलं ना तू, 1 0 कमी होता, बरं 0 कमी का, कारण डेसिमल शिफ्टिंग। अभी देखो 10 दिन हो गए डेसिमल शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करके, फिर भी अगर वहाँ पे घोड़ हो रहा है तो लई मोटा घोड़ है मग, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन को ओवरकम करो पहले। नेक्स्ट आपको बोला है कि sin 30 है डिवाइडेड बाय tan 45 आहे, म्हणजे या कॅल्क्युलेशनची नंबरची आपली भीती निघून गेली पाहिजे, सगळ्यात महत्त्वाचं। अरे टेबल बघायची गरज नाही पडली पाहिजे। 0.5 sin 30 कितना है 0.5, tan 45 कितना है 1 मतलब कितना हो गया 0.5, फिनिश्ड। तो अभी ये 0.5 इंटू आपको बोला है sin 60 डिवाइडेड बाय tan 30। पॉइंट देखो क्या होगा 0.5 तो एज इट इज रहेंगे, sin 60 मतलब कितना लिख के दिया है 86 है, sin 30 मतलब कितना है 0. समझ में आ रहा है, तो 0.5 0.6 कट, आंसर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 0.86 अप्रोक्सीमेशन की। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर नहीं भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.86 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.84 0.845 उसको हम 0.86 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, ठीक है। अब रूट में आते फिर से, स्क्वायर रूट में sin 30 डिवाइडेड बाय 5000। स्क्वायर रूट का रूल क्या है, कंपलसरी 10 की पावर इवन चाहिए। हंड्रेड 0 10 10,000 7 0.5
10, 1/10, थोड़ा क्लोज है बेटा तू, नाही 0.5 रूट काढणार त्याचं, रूट कौन निकालेगा, ये स्क्वायर रूट म्हणता माहिती है ना, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए करना पड़ेगा ना। देखो क्या है, sin 30 है, sin 30 मतलब कौन, अपॉन कौन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर का 5 इंटू 10 की पावर -1 होगा, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 10 की पावर +3 होगी, तो 5 कट होगा। अब स्क्वायर रूट में जो है -1 पहले से +3 ऊपर आके बनेगा -3। हाँ तो वो फाइनल स्टेप में इवन नंबर चाहिए ना, अभी पहले स्टेप में इवन लेके वो चेंज हो जाएगा। फिर देखो +3 के लिए 10 की पावर ऊपर आके -3 हो गई, बेस से में तो पावर के एडिशन -3 -4 सॉरी -3 -1, तो स्क्वायर रूट में आ गया 10 की पावर -4। अभी इवन या ऑड है, इवन आ गया। अभी रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जो भी नंबर है उसकी पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर है उसकी पावर 1/2। अब ये रूट में अगर 10 की पावर -4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर -4/1/2। फिर पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो -4 इंटू 1/2, तो फाइनल आंसर कितना है 10⁻²। 100 नहीं येते 0.01, कितना ये 0.01, ये आन्सर आहे फायनल। खरंच येण्यासारखं नव्हतं का, कन्फर्म येत होतं बरोबर, बट घोळ कुठं होतोय, डेसिमल शिफ्टिंग। तर हे सगळे आपले जे ड्रॉबॅक्स आहेत आपल्याला माहीत पाहिजे, इनका अपना प्रॉब्लम कुछ है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं हो रही है, डेसिमल शिफ्टिंग करते टाइम प्रॉब्लम है, या फिर रूट के बाहर लेके आ रहे तब प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम प्रॉपर उसके ऊपर ही वर्क करेंगे फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रूट में एकदम कुछ भी गड़बड़ नहीं है, धीरे धीरे करो, बस आंसर हमें एक्यूरेट चाहिए। पुट करा sin 30 sin 60 टेबल है ना, नहीं लीला नहीं करता टेबल, (10⁻²) जिनके पास वैल्यू नहीं थी टेबल है देखो, sin 30 cos 60 लिख लो वैल्यूज। (10 × 10⁻³ रूट के बाहर आने के बाद देखो सबसे पहले ये जो 2 के ऊपर कितनी जीरो है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁵ ये सबको क्लियर है, आता है। डिनोमिनेटर में sin 30 है, sin 30 मतलब cos 60 मतलब, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को बना देंगे 20, या फिर इसको 200 बना दो, 10 की पावर कितनी बनेगी +3, डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट किया ना इसलिए 5 का बना 3। अब डिनोमिनेटर में ये 5 × 5 है, कितना होगा 25, लेकिन वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा मतलब 0.25 आएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ 0.25 को सिर्फ 25 लिख देता हूँ, तो क्या होगा फिर 25 लिखने से 10 की पावर -2 लिखनी पड़ेगी। अब देखो कितना सिंपल हो गया, फिर 200/25 8, कितना आ गया फिर रूट में 8। अब 8 के साथ में 10 की पावर 3 थी, -2 ऊपर जाके बनेंगे +2, यानी कि सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है 8 × 10 की पावर 5। बट रूल क्या होता है कि रूट में 10 की पावर कंपलसरी इवन चाहिए, तो 10 की पावर 5 है, इवन या ऑड है, तो उसको इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 को 80 लिखना पड़ेगा, फिर आएगा 10 की पावर 4। अब रूट में 80 आ रहा है, 81 होता तो
तो ये 81 ही है, डायरेक्ट कितना बनेगा 900, 9 इंटू 10 की पावर +2। ठीक है, किसी का भी आंसर ऐसे नहीं सुना था। मिस्टेक कौन सी स्टेप में हो गई, भटक कहाँ पे गए? फर्स्ट स्टेप क्लियर थी सबकी, तो क्वेश्चन ही था। ठीक है, सेकंड स्टेप में वो भी क्लियर था, थर्ड में प्रॉब्लम हुआ, थर्ड भी क्लियर था। मग पुढे सिंप्लीफाईच नहीं केलं। ऑड को क्या करना है, इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे। जैसे 8 को 80 बना दिया, मतलब 8 का मतलब क्या होता है, 8.0 होता है। तो इसको अगर मैं 80 लिख रहा हूं तो ये डेसिमल एक डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे 10 की पावर 1 लेनी पड़ेगी। रूल क्या है, राइट में लेके जाएंगे तो पावर होगी माइनस में, तो ये बनेगा -1। वही अगर लेफ्ट में आता तो, मतलब अगर मैं इसको 0.8 लिखता तो डेसिमल एक डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, तो ये 0.8 इंटू 10 की पावर 1 + 1 आता। ठीक है, अब एकदम सिंपल है, अब सबका करेक्ट चाहिए। सिक्स 6.5 इंटू 10⁻² +2 2। देखो बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 20 रखेंगे, तो 10 की पावर कितनी हो गई, +2। अब डिनोमिनेटर में इसको 5 बनाना है, तो 5 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, -3। तो 20/5 कितना होता है, 4। +2 पहले से था, -3 ऊपर जाके बनेगा +3, तो रूट में क्या आ गया, 4 इंटू 10 की पावर 5। तो ये ऑड या इवन है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 को 40 लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट में 40 इंटू 10 की पावर 4। अब रूट में 40 आ रहा है, 36 होता तो 6, 49 होता तो उसके इन बिटवीन है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 जो पसंद है वो लिख दो, 6.2 +4 बाहर आके, ओए माइनस +4 बाहर आके +2 बनेंगे, तो 6.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट साइन ऑफ 75, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अरे टेबल 0.9, गुड, क्योंकि साइन 60 कितना था, 0.86, उससे बड़ा होगा मतलब 0.9 ले लो, 0.92 ले लो। ठीक है, देन tan इनवर्स ऑफ 0.4 है, 0 to 30, वेरी गुड। 0 to 30 कौन सा लेना पड़ेगा, फिर एक नंबर बोलो उसमें से। नहीं 0 to 30 है ना, एंगल से ही नहीं रे, 0.4 वैल्यू है कि नहीं, उसके रिस्पेक्ट में एंगल देख रहे। हाँ 20 डिग्री चलेगा, कोई भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 डिग्री अप्रोक्सीमेट रेंज में वो करेक्ट ही आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड डेटा आपको 9th-10th में हुआ ही, नया कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हर एक न्यूमेरिकल में यही आने वाला है, एंड ये अगर क्लियर नहीं होगा, इसके वजह से लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। वास्तविक पाहता फिजिक्स सारखा सोपा सब्जेक्ट कुठलाच नाही आहे, बट कॅल्क्युलेशन नाही आते, इसलिए क्या होता है, कळालं ना, अजून नाही, पण सुरुवातीला एक 4 महिन्यानंतर, वर्षभरानंतर, 1.5 वर्षानंतर तुम्हाला याच गोष्टीची जाणीव होणार आहे की फिजिक्स किती करा होतच नाही, किती करा येतच नाही। बट जिस दिन आपने फिजिक्स को छोड़ दिया, क्या होगा फिर, जो नीट कर रहे हैं उनको स्पेशली क्या होता है, जे वालों को प्रॉब्लेम नहीं, नीट वालों को क्या होता है, बायो किती भारी आहे, बरोबर नाही, ब्लड इज रेड माहिती होतं, सर तेच शिकवतात, ब्लड इज रेड है ना, बुकमध्ये पण आपण तेच रीड करतो, ब्लड इज रेड, एंड क्वेश्चन भी वैसे ही आता, ब्लड इज, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लैक हो गया, मतलब हो जाता है। जैसे कि मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज अगर उस्मानपुरा में कंपटीशन लगाई,
की लास्ट ईयर बायो में 300+ कोण था, उनको कुछ अवॉर्ड दे रहे या फिर नाश्ता दे रहे, ठीक आहे. तो कुठल्याच रस्त्याला जागा पुरणार नाही एवढी गर्दी जमा होईल. कळालं ना. लास्ट ईयर के रिजल्ट में नियर अबाउट मोर देन 700 to 800 स्टूडेंट्स वेयर देयर, जिनका स्कोर 600 मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं. सिर्फ उस्मानपुरा इंडिविजुअल क्लासेस के मैं बोल रहा हूँ. मोर देन 600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका स्कोर 300+ है बायो में. समझ में आ रहा है. एंड वही कंपटीशन अगर फिजिक्स में लगाएंगे, जिनका स्कोर 100+ था फिजिक्स का लास्ट ईयर, ओनली 4 स्टूडेंट्स वेयर देयर. समझ में आ रहा है ना. हाँ हो, 4 to 6 स्टूडेंट्स वेयर देयर. येते लक्षामध्ये. ये नीट वालों के लिए. तो इस बात से संभल के रहना है. म्हणजे सराउंडिंग पण आपल्याला असंच भेटतं, सांगणारी येडेगाबाळी सगळ्याला आपल्याला हेच सांगतात, आपण कोणाचं गाइडेंस ऐकायचं हे खूप जास्त मॅटर करतं. समजलं ना. तो ये होने वाला है. जैसे कि वो होता है ना, ॲव्हरेज चीज़ें करेंगे यू आर ॲव्हरेज वन. पाण्याच्या प्रवाहाच्या दिशेने जाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते. समझ में आ रहा है ना. एफर्ट्स कब लेने पड़ते हैं, विरोध येऊ शकत नहीं अपन, बट स्टैंड रहना है वहाँ पे. समझ में आ रहा है ना. फ्लोट करना है, उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने कोणीच नाही पोहोचू शकत, ते फक्त पपेट टॉक येतो. ठीक है, तसं काही करायचं नहीं आपल्याला प्रैक्टिकली. तो वो चीज़ है, मतलब जब तक आप फिजिक्स नहीं करेंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं. किस लिए, नीट वालों के लिए. जेई के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, जेई में क्या होता है, मैथ्स भी होता है ना, तो उधर का मैथ्स इधर काम में आता है, तो थोड़ा सा फिजिक्स का इतना डर नहीं लगता है. बट नीट वालों का क्या आहे, पहिल्यापासून नीट घेतलं का कारण याची भीती वाटत होती, आणि इकडे येऊन परत सर हे शिकवायला लागले. काय होतं, परत आणखी घोळ होतो. बट लक्षात घ्या, हे जर नाही आलं तर फिजिक्समधले आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होणार. आणि फिजिक्स जर नाही आलं तर तुम्ही बायोमध्ये 360 पैकी 395 मार्क्स जरी घेतले आउट ऑफ 360, कहते मैं क्या सांगतो है, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा. लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है जिसको बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे, एंड फिर भी वो आज रिपीट कर रहा है. समझ में आ रहा है. क्योंकि फिजिक्स में उसको स्कोर था 5 मार्क्स. समझ में आ रहा है. एंड ये फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलर 2 ईयर्स में नहीं होता है, जब रिपीट करने के लिए आएंगे तब भी नहीं होगा. समझ में आ रहा है. तो नीट करना है तो फिजिक्स नीट करना है. बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पे भी जाएंगे हो ही जाने वाला है. समझ में आ रहा है ना. बायो 300+ कौन सा भी क्लास लगाओ, ऑन एन एवरेज आने वाले, कोई नहीं रोक सकता. मतलब पढ़ाया नहीं, खुद भी प्रिपरेशन किया तो भी आएंगे. तुम्ही एक्सपिरियन्स करा, कुठली पण टेस्ट होऊ द्या, शिकवलं शिकवण्या अगोदर आपल्याला ते माहीत असतं, ब्लड इज रेड. वही एग्जाम में देख रहे, वही प्रिपेयर करके आ रहे, एंड वही मतलब कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, केमिस्ट्री में भी 100 120 इट्स कॉमन थिंग, बट फिजिक्स में 50 60 70 भी आपने क्रॉस कर लिया तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका MBBS का नंबर लग जाएगा. समझ में आ रहा है ना. तो इसलिए सब आपका जो पूरा कॉन्सन्ट्रेशन जितना भी आप में क्या बोलते हैं हम जे आहे आपल्यामध्ये ते सगळं आपल्याला डिवोट कुठं करायचं, इथं करायचं आहे. क्योंकि जिनको फिजिक्स आता है वो फिर ज़मीन पे नहीं चलते. समझ में आ रहा है. जो रिपीटर की बैच होती है ना, तो रिपीटर्स की बैच में टॉपर वो लोग होते हैं जिनको फिजिक्स आता है. क्योंकि जब रिपीट करने को आते तो बायो केमिस्ट्री सबको आता है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है ना. म्हणजे आता जसं का तुम्ही 11th आहे ना, की कोणाला बायोला 330 340 पडले की खूप भारी वाटेल. रिपीटर ते चिल्लर समझते थे, काय सगळ्यांनाच पडते. लेकिन जिसको फिजिक्स में 100 आ रहे हैं 120 आ रहे हैं ना, तो उसके साथ डाउट्स के लिए बैठ जाते. समझ में आ रहा है. क्योंकि उनको क्लियर होता है कि ये फिजिक्स कर रहा है मतलब इसका हो गया है. बट होतं काय, तुम्हाला गाइडेंस प्रॉपर भेटत नाही, मग आपण काय होतो ना, वाद जातो. किसी ने कुछ बोला चले गए वैसे. ठीक है, तर त्यामुळे खूप जास्त प्रॉब्लेम होतो. पहिल्यापासून आपल्याला हे डोक्यात ठेवायचं की जब तक फिजिक्स नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं होगा. तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 60% टाइम आपको फिजिक्स के लिए देना है, एंड रिमेनिंग 40% में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करना है. ये रूल ही है. ये अगर फॉलो करेंगे तभी फिजिक्स होगा एंड तभी आपकी एग्जाम क्रॅक होगी. अदरवाईज 2 वर्ष खूप भारी कटतात. बायो के टॉपर विषयच नाही, घरचे खुश होतात, काय हुशार पोरग आहे, 360 पैकी डायरेक्ट 330 मार्क्स. एंड फिजिक्स में आ गया तो सर काय काही शिकवता का नहीं तुम्ही. 180 में से 2 मार्क्स 4 मार्क्स 7 मार्क्स, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मैथ्स आपका. कौन सा 11 12 का मैथ्स रिक्वायर्ड ही नहीं हमें रिक्वायर्ड है आपका 8 का मैथ्स, 9 का मैथ्स, 10 का मैथ्स. जैसे 10th में ये देखा था क्या, क्वाड्रेंट होते 4 क्वाड्रेंट, मालूम ही है. वेरी गुड. कितने एक्सिस होते हैं यहाँ पे, ये कौन सा है, +x. ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसको बोला जाता है, ये बन गया, ये हो गया, यहाँ पे आ गया. क्या होता है फिर, ऑल स्टूडेंट्स काय टेक कॉपी, असं काहीतरी होतं ना 10th ला, नहीं था ऐसे कुछ.
एनटीसी में नहीं सबको था, अभी पढ़ाया गया होगा, नहीं तो अलग से पढ़ाया होगा, सीक्वेंस बोली होगी नहीं बोली होगी, आई डोंट नो। क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन से हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो सब ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी, एंड ये पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ एस आ रहा है, एस मतलब कौन, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस टैन एंड उनके रेसिप्रोकल भी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब सिर्फ कौन है, टैन पॉजिटिव है, एंड फोर्थ में कौन है, कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट वाइज ये वैल्यू क्या होती है, इनकी चेंज होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एंगल्स होते हैं, देखो जैसे सर्कल होता है, सर्कल का पूरा एंगल होता है 360 इन डिग्री, एंड रेडियन में हम उसको बोलते हैं 2 पाई। इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट को बोला जाता है 1 क्वार्टर, एंड ये 1 क्वार्टर के लिए एंगल होता है 90 डिग्री, 360/4, तो इसका एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0 से लेके 90। फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, थर्ड का कितना रहेगा 90 डिग्री, फोर्थ का कितना रहेगा 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/2, 2 पाई को 4 से डिवाइड करना है, तो ये भी कितना हो गया पाई/2, ये भी कितना हो गया पाई/2, ये भी कितना बनेगा पाई/2। समझ में आ रहा है, तो ईच क्वाड्रेंट कितने एंगल का होता है 90 डिग्री का। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेके 180 तक। ये कहाँ से कहाँ तक, 180 से 270 तक, एंड ये 270 से 360 तक। ठीक है, एंड ये डेटा रिक्वायर्ड है आपके अलाइड एंगल्स के लिए। अलाइड एंगल तो सुना होगा, ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में थी पॉइंट, आपने स्किप किए होंगे क्या, हाँ ऐसा रिड्यूस हो गया, फिर क्या नहीं किया वो, हे डोक्यात ठेवूच नका, कळालं ना, हे नावाला रिड्यूस करतात, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाममध्ये जे रिड्यूस केलं का त्याच्यावरच जास्त क्वेश्चंस येतात, त्यामुळे जो रिड्यूस हो गया तो उसको फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी देखेंगे हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अलाइड एंगल्स मतलब क्या होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहिले क्वाड्रंट की इन्फॉर्मेशन लिख लो, समजते का काय काय लिहिलंय, पण फक्त चांगलं लिहा, असं नका लिहू। ठीक है ना, आज फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स ही हो रहा है, फिजिक्स में भी आना है हमें, E=mc² के बारे में डिस्कस करना है ना आज। वो 3 रिक्वायर्ड ही नहीं है, कभी गरज पड़ गई तो क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे cot 30 चाहिए तो क्या करेंगे, cot 30 के लिए tan 30 था 0.6, उसको उल्टा करेंगे 1/0.6, कितना होता है गायत्री 1/0.6, 1/0 बरं नंतर पहिले लिहून घ्या। ठीक आहे, श्रावणी तू सांग तोपर्यंत 1/0.6, वन अपॉन 0.6 कितना है, 0.6 ही है ना। अरे ऐसे कैसे, ऐसे नाही चालणार ना बेटा, आपल्याला 90, 95, 100% पडणार आहे 10th मध्ये, आणि असं 1/0.6 जर 0.6 म्हटलो आपण, स्कूलचं काय होईल आपल्या 1.6, 1.4, तुझं नाव काय बेटा, संध्या, करेक्ट आंसर तुझं, व्हेरी गुड। तुम क्या कर रहे, 1/0.6, 0.6 असं असतं का मग, जोर आलं म्हणून काही पण सांगायचं। श्रुती गुड मॉर्निंग, तुला असं शॉक लागला का बेटा हे सगळं बघून आज, तू शांत आहेस का, बरं ठीक आहे, आज सांगावं लागतंय म्हणजे शांत नाही आहेस तू। देखो 1/0.6 कैसे करना था, किया नहीं ना, आपका प्रॉब्लम नहीं है, कभी करना ही नहीं पड़ा ऐसा डिवीजन, तो इसके लिए हम डेसिमल शिफ्टिंग यूज़ करते हैं। 1 को लिखते हैं 10, 0.6 को लिखते हैं 6, कैसे आ गया, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करके, अब 10/6 तो आ जाएगा,
नहीं आया और सिंप्लीफाई करते 5/3। अब 5/3 तो आना ही चाहिए, 3 का टेबल आता है। बोलो 3 1 3 कितने बचे 2, कितना आएगा फिर 6 का रिपीटेशन मतलब 1.6। चलो होगा ये क्वाड्रेंट का। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ठीक है हाँ हो, साइन पॉजिटिव मतलब वहाँ पे कोसिक भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अब क्या है कि 0 से लेके 90 तक तो हमें वैल्यू मालूम है, बट ये 10 तक सफिशिएंट था। आगे हमें ये 90 तक वैल्यू नहीं है, हमें 1000 तक 2000 डिग्री तक की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिख के देता हूँ 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई देन 5 π/2 5 π/2 के बाद में 3 पाई। ये नंबर समझ में आ रहे हैं? ये एंगल से पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब 0 मतलब 0 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 3 π/2 मतलब 270 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 5 π/2 मतलब 900 नहीं ना, पाई मतलब कितना है 180, तो 5 π/2 पाई 80 नहीं 180 450 4 5 0। अरे सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन बाळांनो, पाई मतलब 180 180/2 मतलब 90 90 इंटू 5 450 हो गया 450। ठीक है उसके बाद 3 पाई 540 डिग्री। ठीक है तो ये वैल्यूज दी होती है एंड इनसे रिलेटेड अगर हमें फाइंड करना है, जैसे कि साइन फाइंड करना है तो साइन 0 कितना है 0, साइन 90 कितना है ये मालूम है। आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक सीक्वेंस होता है 0 1 0 -1 0 बोलो 2 +1 0, आगे क्या आएगा -1, फिर से 0 +1, फिर से 0, फिर से 0। ऐसे तो 1 लाख तक भी देंगे एंगल तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही सीक्वेंस रिपीट होने वाली है। ठीक है 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1। क्लियर है? अब वही अगर हम कॉस के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉस के लिए क्या होगा, कॉस 0 एकच सांग, कॉस 0 1 हे चारही ऑप्शन सांगून द्यायचे आहे की जे बरोबर असेल ते सिलेक्ट करून घ्या। कॉस 0 1 कॉस 90, आगे क्या आएगा फिर -1 देन सीख गए आप +1 फिर -1। अभी tan के लिए क्या करना पड़ेगा, tan के लिए 0 इनका रेशियो लेना पड़ेगा ना, साइन अपॉन कॉस 0/1 0 0/1 0 और 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, 0/-1 -0 0 upon anything is always 0, anything upon 0 is always infinity। तो -1/0 0/1 फिर तो tan की वैल्यू में कुछ है ही नहीं, 0 इन्फिनिटी -0 नुसतोच। ठीक है फिर 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 0 इन्फिनिटी एंड ये 3 आ गए, मतलब इसके रेसिप्रोकल भी हम निकाल सकते हैं। काय झालं,
हो गया क्लियर? तो देखो आज ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेसिक बातें डिस्कस की हमने। क्या क्या डिस्कस किया? पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी व्हॅल्यूज, ठीक आहे। तो उसके लिए ये टेबल लर्न करना ही पड़ेगा, ये सगळं पाठ करावंच लागेल, याला प्रत्येक वेळी नोटबुक उघडून बघणार नाही आपण। साइन 0, साइन 30, 1/2 बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, ते लक्षात ठेवले आपण। बट 1/2 की वैल्यू 0.5, ये एक्स्ट्रा ऐड करो उसमें। साइन 45 1/√2 मतलब 0.7, साइन 60 √3/2 इसका मतलब 0.86, साइन 90 1, देन कॉस 0 1, कॉस 90 0, जे विचारलं ते सांगा, जे तुम्हाला येतं ते नाही, ठीक आहे। कॉस 90 0, कॉस 30 0.86, व्हेरी गुड। कॉस 45 0.7, टैन 45 1, कॉस 60 0.5 या फिर 1/2, कॉस 90 तू दोन्ही सांगतो अभि, एकच सांगत जा। कॉस 90 0.1 असं म्हटल्यानंतर काय आहे 0, कॉस 90 कितना है 0, ठीक है। टैन में टैन 0 0, टैन 90 इन्फिनिटी, टैन 30 0.6, टैन 45 1, टैन 60 1.7। उसके बाद क्वाड्रेंट देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, लास्ट में एंड ये वैल्यूज फिर साइन 0, साइन 3 पाई 0, समझ में आ गई सिक्वेंस? आता बघून सांगितलं, बट नंतर ये सिक्वेंस लगा देने की, ठीक है। 0 1 0 -1 0 1 0 -1, किसके लिए? साइन के लिए। क्या? कॉस के लिए, साइन के लिए। कॉस के लिए क्या होगा? 1 0 -1 0 1 0 -1, एंड टैन के लिए 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, साइन एंड कॉस कितना भी बड़ा एंगल आने दो, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है एंड लीस्ट वैल्यू कितनी है? तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलवेज इनकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम -1 to +1, बट टैन में लीस्ट वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट कितना है? मतलब टैन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी। कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट अभी आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कितने कंप्लीट किए फॉर्मूले? 45 कंप्लीट हो गए थे। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। परत एकदा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए यूनिट मास, मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्युमिनस इंटेन्सिटी। पटपट ऑर्डर येत नाही का ब्रेनमधून? ठीक है, म्हणजे रिविजन कमी होते आपली, ठीक है, वेळ लागतोय म्हणजे। उसके बाद हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी थी, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के हमने डिस्कशन शुरू किए थे अबाउट डायमेंशंस। उसके लिए पहले 12 डायमेंशंस लर्न करने पड़ेंगे, जैसे एरिया, वॉल्यूम, देन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन, वर्क, जूल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, वैट, जूल, कूलम, I1T1, वेरी गुड, चार्ज, I1T1, पोटेंशियल L2M1T -3 I-1, प्रेशर। हो गया। इसका मतलब डायमेंशंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बट कब? नीचे स्टार मार्क है। कब? अगर सब फॉर्मूले प्रिपेयर किए तो। लिस्ट कहाँ तक आ गई थी हमारी? 45 तक। चलो अब लिस्ट को बढ़ाते आगे। राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्मूला 46, फोर्स कांस्टेंट। अब ये फोर्स कांस्टेंट, इसका नोटेशन होता है K, एंड इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन
लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट। फोर्स से मतलब लेंथ है तो मीटर एंड डायमेंशंस m1t माइनस 2, क्योंकि लेंथ कैंसिल हो जाएगी। देखो न्यूटन के क्या थे? L1 m1 t माइनस 2, लेंथ मतलब कौन है? L1 कट हो गई, तो डायमेंशंस क्या मिल गए? m1 t माइनस 2। तो आज के लिस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला, फोर्स कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ एंड डायमेंशंस इसके m1 t माइनस 2, m1 t माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई थी है ना? डायमेंशंस क्या है फ्रीक्वेंसी के? t माइनस 1, और फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन t, पीरियोडिक टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट 47, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको डिनोट करते हैं बाय यूजिंग P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एंड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ। हो गया डायमेंशंस, मतलब पहले 12 प्रिपेयर है, फॉर्मूला आ गया, डायमेंशंस रेडी। L1 I1 T1, यूनिट क्या होगा इसका? पहले चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, तो कूलम इंटू मीटर एंड रिस्पेक्टिव डायमेंशंस L1 I1 T1। ये क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आगे इलेक्ट्रिक के सिमिलर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसका नोटेशन होता है कैपिटल M, एंड इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। क्या होता है? करंट इनटू एरिया, L2 I1। यूनिट क्या होगा? करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या बनेंगे? लेंथ डबल है मतलब L2 I1। ये कौन था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट 49, क्या होगा 49 में? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ये सुना है आपने? मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट को दो पोल्स होते हैं, कौन से? एक नॉर्थ पोल एंड दूसरा साउथ पोल, एंड उस पोल की स्ट्रेंथ मतलब क्या बनेगा? पोल स्ट्रेंथ। उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्या डिफाइन करते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। एंड पोल स्ट्रेंथ मतलब होता है स्मॉल m इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन लेंथ। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का? पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन लेंथ। अब डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या था? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ है मतलब मीटर कट होके क्या बनेगा?
एम्पेयर इंटू मीटर, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे फिर? L1 I1, L1 I1। हो गया। लिस्ट का नेक्स्ट फॉर्मूला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को I या फिर H से भी डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू, H ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, H, तो ये H इक्वल्स टू होगा N इंटू I। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I का मतलब है करंट। L1 थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको, क्योंकि आज के सीक्वेंस का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लर्न करने के लिए नहीं लेकिन समझने के लिए। चलो, इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशंस क्या होंगे? L1 I1 T1 K1 पुढचे सगळे 1 चलो लगाओ दिमाग, कमॉन फास्ट। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, L माइनस 1 आएगा सिर्फ। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर है, उसको यूनिट नहीं होगा, तो N का यूनिट है पर मीटर, 1 अपॉन मीटर। I मतलब कौन? करंट, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। क्या होगा यूनिट? एम्पियर पर मीटर। तो डायमेंशंस हो गए, L माइनस 1 I1, T1 कशाला रे बाळा, तुला T1 लईच आवडायला लागलाय। L1 नहीं, L माइनस 1 I1। T1 कब होता? अगर ये चार्ज होता तो। L माइनस 1 I1। तो ये 50 की लिस्ट कंप्लीट हो गई। इसके बाद के जो भी फॉर्मूले आएंगे वो आप नहीं प्रिपेयर करेंगे तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 50 फॉर्मूले अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो समझो डायमेंशंस पूरा टॉपिक जो है उसका काम आपका हो गया। N म्हणजे कसं असतं की कॉईल असते ना, कॉईलला सपोज 1 टन आहे एका मीटरमध्ये, तर आपण काय म्हणणार? 1 टन पर मीटर, ऐसे नंबर ऑफ टन्स पर मीटर, तो उसका यूनिट पर मीटर है, यूनिट लेंथ डिनोमिनेटर में ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट मुझे डायमेंशंस कैलकुलेट करके देंगे आप। 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वेयर हो गया था, हाँ, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। इसके डायमेंशन चाहिए मुझे। Q का मतलब है चार्ज, C का मतलब है कैपेसिटेंस। नाउ योर डायमेंशंस फॉर चार्ज एज वेल एज कैपेसिटेंस, तो क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c के डायमेंशन चाहिए मुझे। टू सी, बट 2 कुछ काम के नहीं डायमेंशन में। L2 T माइनस 2, गुड, वेरी गुड। क्या है मतलब? ये जूल है, मतलब एनर्जी है। गायत्री काय झालं एवढा वेळ? L2 M1 T माइनस 2 नहीं के लिए सॉल्व तू। देखो कैपेसिटेंस के डायमेंशंस कैसे फाइंड करने थे? चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो क्या आएंगे फिर? चार्ज के I1 T1, पोटेंशियल के L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1, सिंप्लीफाई होके L माइनस 2 M माइनस 1 T4 I2। बस ये पुट करने थे। Q का स्क्वायर है यानी I2 T2 अपॉन कौन? L माइनस 2 M माइनस 1 T4
I2 कट, L-2 ऊपर आके, M-1 ऊपर आके, T+4 था, -4, लेकिन वेले यहाँ पे पहले से +2 है तो -4 + 2, तो ये बनेगा L2 M1 T-2। किसके डायमेंशंस बन गई है? Q²/2c के, बट यही डायमेंशन किसके लिए है? एनर्जी के लिए, जूल के लिए, मतलब ये भी किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड डायमेंशंस फॉर V × I × T, वेयर V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट, T का मतलब टाइम। अब ये तो हमारे लिस्ट में ही है 12 के, बस उनको पुट करना है। फिर से L2 M1 T-2, मतलब क्या ये भी एनर्जी है? कैसे? देखो पोटेंशियल के क्या होते हैं? L2 M1 T-3 I-1, करंट मतलब I1, टाइम मतलब T1, तो इनको मल्टीप्लाई करना है बस, तो क्या बनेगा? L2 M1 T-3 I-1 इंटू T1 I1, अब I+1 I-1 कट, T की पावर -3 + 1, तो ये बन गया L2 M1 T-2, मतलब ये भी किसका फॉर्मूला आ गया? एनर्जी का। नेक्स्ट, कल देखने के आगे के लेक्चर भी होगा ना आपका, खाना खाना होगा, करायचं कंटिन्यू 5 मिनिट करायचं, आपले पेजेस संपले होते त्यामुळे म्हणतो। ठीक है, आज क्या करो, 50 फॉर्मूले लर्न करो, कल कंटिन्यू करेंगे सेम पार्ट इक्वेशन का। हाँ, वो कल स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि उसको टाइम लगेगा ना। एक 5 मिनट दे, देखो कल स्टार्ट में याद दिलाओ E = mc², क्योंकि कंसेप्ट बड़ी है ना, उसको खत्म करने के लिए टाइम लगेगा।